हेलो एवरीवन, आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 15 को मैं डिस्कस करूंगी। इससे पहले हम 14 लेक्चर्स कर चुके हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ की होप कर रही हूँ कि अब तक के 14 लेक्चर्स आपने अटेम्प्ट किए होंगे। और आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरटी 2009 के ऊपर बात करने वाले हैं, क्या है शिक्षा का अधिकार। और ये एक ऐसा लेक्चर है जहां से टीचिंग वाले सेक्शन में या कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी आप बात करते हैं हमेशा वहां से सवाल आता ही आता है। तो ये टॉपिक न सिर्फ इम्पोर्टेंट है बल्कि इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। समय की कमी है तो वीडियो को 2x पे करके देखिए, और साथ में इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ होगी वो अवेलेबल होगी आपको बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे आरटीई है क्या, यहाँ पर कैसे काम करता है, और किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन में जो इक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करती है विद द हेल्प ऑफ आरटीई। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार क्यों जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो सबसे बेसिक बेसिक जो चीज है इसके माध्यम से क्वालिटी इंप्रूवमेंट की है ना। अगर आपसे सवाल पूछता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है और हर किसी को शिक्षा देना है ना, ये है ना बिल्कुल की क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन तक हम यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा यहाँ पर बेहतर तरीके से दी जाए। अगर मैं कहूंगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, सवाल हमेशा यहाँ से भी बनता है कि कौन से आर्टिकल में है, कहां पर बात की गई है। तो मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग की अगर बात करें तो भाग 4 में अनुच्छेद 45 में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि एक रेलिवेंट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो रामामूर्ति कमेटी के अंदर इसको सबसे पहले ये रिपोर्ट आई थी, है ना। इम्प्लीमेंटेशन में, लागू होने में और रिपोर्ट के आने में फर्क होता है। तो रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990 में आई थी, और अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट के आने के 2009 में इस एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको लागू किया गया था, जिसमें कि हम आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39 को इसमें जोड़ते हैं। अगर ऑप्शन में आर्टिकल 45 39 आता है तो आर्टिकल 45 के साथ आपको जाना है, जो कि सही करना है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट फंड की हम यहाँ पर बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि एजुकेशन को किस तरीके से स्टेट से निकाल करके सेंट्रल जो है पार्ट बनाया गया, और किस तरीके से एजुकेशन में फंडिंग की जो हमेशा कमी आती रही थी। अगर आपको ध्यान में होगा तो इससे पहले हमने प्रथम डिस्कस किया था। प्रथम में हमने बात की थी कि एजुकेशन में किस तरीके से शुरू में स्टेट के ऊपर हम लोग हमेशा बात करते रहे हैं कि स्टेट में एजुकेशन पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रही थी ड्यू टू लैक ऑफ फंड की अगर बात करते हैं। लेकिन सेंट्रल पार्ट बनने के बाद से जितनी भी स्कीम्स है, अगर एनईपी 2000 की भी बात कर लेते हैं तो उसको पूरी तरीके से लागू किया गया था 2020 में। और ये माना गया कि जितने भी स्टेट के स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड स्कूल हैं, वहां पर आरटीई को लागू करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तपस मजुमदार समिति की बात करते हैं 1990 के बाद, ठीक है, हम 1990 में बात कर रहे थे रामामूर्ति कमेटी की। 1919 में इसकी स्थापना होती है, और जो अनुच्छेद है ये 21A के तहत इसको रखा गया था इस अमेंडमेंट के माध्यम से। और ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल यहाँ से बनते हुए कि 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका 2002 के दौरान, इसको फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया। और इसका पार्ट 3 जो है इसमें ये बात रखी गई कि 21A आर्टिकल के तहत यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से फ्री दी जाएगी, है ना। यानी कि अगर किसी बच्चे की उम्र 6 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में है, और अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो क्लास 8वीं तक के बच्चे को शिक्षा पूरी तरीके से फ्री दी जाएगी। जो कि मिड डे मील गवर्नमेंट्स की हम बात करते हैं, जो अभी अब पीएम पोषण योजना बन गया है आज के समय में। तो न सिर्फ शिक्षा बल्कि जितनी भी उनकी जरूरी आवश्यकताएं हैं उनको पूरी की जाती हैं सरकारी स्कूलों के माध्यम से। बाद में जो स्टेट फंडेड स्कूल्स थे, जिनको कि हम नॉन जो है ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नमेंट्स की हम बात करते हैं, जिनको कि स्टेट सेंट्रल स्कूल्स कहीं कहीं फंडिंग करते हैं, उनमें भी ये सुविधा बाद में कर दी गई थी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तपस मजूमदार कमेटी से सवाल डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ 86 का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान में रखिएगा। और 21 आर्टिकल है ना, ये सवाल डायरेक्टली यहाँ से बनता है। आर्टिकल 2009 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पूरी तरीके से फ्री दी जाएगी। एलिमेंट्री एजुकेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, जहां पर शुरुआती बुनियादी शिक्षा फाउंडेशनल एजुकेशन पूरी तरीके से फ्री दी जाने की बात रखी गई थी।
25% जो रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो जाना कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आर्टिकल 21A के तहत यहाँ पर शिक्षा फ्री दी जाएगी। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं हमारे, अगर एसटीज की बात करें, एससीज की बात करें, सोशल बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, डिफरेंटली जो एबल्ड है, उनको यहाँ पर 25% तक की रिजर्वेशन दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर क्लास में 100 सीटें हैं तो उसमें से 25 सीटें हम फ्री रखेंगे उन डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स के लिए जिनको कि काफी हद तक शिक्षा के बुनियादी नियमों की जानने की और उसको उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी है, हिंदी में पढ़ देती हूँ। एक यह अधिनियम समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण का आदेश देता है, जहां पर वंचित समूहों में शामिल एसटी, एससी, सोशल बैकवर्ड यानी कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और अलग रूप से सक्षम जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिसको कि दूसरी भाषा में हम डिसेबल्ड का नाम देते हैं, उनको पूरी तरीके से शिक्षा फ्री रखने और देने की बात यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, फीचर्स क्या है? अगर आपसे फीचर्स पूछता है, एम की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, या हिंदी में कहें तो उद्देश्य की बात होती है, तो ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स है पीपल टीचर रेशियोज की जो हम बात करते हैं, यानी कि एक क्लास में कितने बच्चों के ऊपर कितने शिक्षकों को रखने की बात कही गई है। पिछली बार केवीएस का जब पेपर हुआ तो डायरेक्टली सवाल यहाँ से बना था, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में ये बात पूछी थी उन्होंने कि कितने शिक्षकों की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेशियोज के ऊपर फोकस करना, स्कूल वर्किंग डेज, ये भी बात करेंगे इसके बारे में, टीचिंग वर्किंग आवर्स। तो आरटीई के माध्यम से आपसे पूछ सकता है कि शिक्षकों को दिन में या पूरे वर्ष में या कुछ महीनों तक कितने घंटों काम करने की आवश्यकता पड़ती है, और एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे या 35 बच्चे हैं, तो उसके ऊपर कितने शिक्षकों की आपको आवश्यकता रहेगी, नीड रहेगी। ठीक है, प्रोहिबिट्स क्या है, यहाँ पर निषेध क्या क्या करता है कि आप क्या नहीं कर सकते। आरटीई 2009 के हिसाब से जो चीजें आप बिल्कुल नहीं कर सकते, फिजिकली हरेसमेंट नहीं कर सकते, कॉर्पोरल पनिशमेंट की अगर बात करते तो वैसे भी लीगली वो पूरी तरीके से बाध्य है। स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स की अगर बात करते हैं, यानी कि छटाई, जो यानी कि किसी के सामाजिक वर्ग को देख करके या उसके कास्ट को देख करके आप उसको छांट नहीं सकते कि हम स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। कैपिटेशन फी यानी कि फी नहीं ले सकते, फीस बिल्कुल फ्री है। प्राइवेट ट्यूशन फॉर टीचर्स की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते टीचर्स रनिंग फॉर स्कूल्स विदाउट रिकॉग्नाइजेशन। सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल ही यहाँ पर या स्टेट एफिलिएटेड स्कूल से यहाँ पर काम करेंगे। जो एससीईटी की हम बात करते हैं, यानी अगर आपके पास यहाँ पर किसी तरह का अगर एफिलिएशन नहीं है तो आप यहाँ पर आरटीई का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अचीवमेंट्स क्या है? अगर अचीवमेंट्स पूछता है, अगेन इंपॉर्टेंस पूछता है, हमने क्या क्या अचीव किया है, तो बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। सबसे जो प्राइमरी चीज है 6 to 8 तक के बच्चों को यहाँ पर कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देना, और सबसे जो जरूरी चीज है ड्रॉप आउट्स को कम करना, यानी कि एडमिशंस को जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं उनको कम करना और इंक्रीज करना एनरोलमेंट रेशियो को। स्ट्रिक्टेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है उनको इम्प्रूव करना, यानी कि प्रॉपर गर्ल्स के लिए वॉशरूम हो, बॉयज के लिए वॉशरूम्स हो, यहाँ पर पीने का पानी अलग दिया जाए, खाने की जो समस्या है उसको सुधारा जाए, और यहाँ पर न्यूट्रिशियस का काफी हद तक ध्यान रखा जाए। ठीक है, मोर देन 3.3 मिलियन स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं, ये इंश्योर करते हैं 25% कोटा, जो अभी अभी हम बात कर रहे थे एसटी, एससी, सोशली बैकवर्ड, डिसेबल्ड बच्चों की, कि 25% तक आरक्षण उनको देना जरूरी है। इट मेड एजुकेशनल इंक्लूसिव, यानी कि समावेशी विकास की बात करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कास्ट, किस सेक्स, किस जेंडर से आते हैं। ये बहुत हद तक जरूरी है कि पूरी तरीके से समावेशी विकास किया जाए, एक ही धारा प्रवाह में रह करके हर किसी को पूरी तरीके से शिक्षा दी जाए, और शिक्षा देते समय उस शिक्षा में इक्वालिटी और क्वालिटी दोनों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो नेशन वाइड की हम यहाँ पर जो हम बात करते हैं। एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो सब तक पहुंच की यहाँ पर बात होनी जरूरी है, कि आप किसी भी देश के किसी भी कोने से आते हैं आप तक शिक्षा पहुंचेगी, और पूरी तरीके से क्वालिटी, यानी कि किसी तरीके की गड़बड़ी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, राइट टू एजुकेशन में जो गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एंड इंटीग्रेटेड, यहां से सवाल बनता है इंटीग्रेशन, जो हम जोड़ करके शिक्षा देने की बात करते हैं। इससे पहले हमने इंक्लूजन की बात की थी, ठीक है, समावेशी विकास की। हमने कहा कि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समग्र शिक्षा अभियान की हमने बात की, एंड समसिस द 3 स्कीम्स ऑफ अ स्कूल एजुकेशन में हमने बात की कि यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं सर्व शिक्षा अभियान में। यहाँ पर अलग से भी मैं पढ़ाऊंगी, एसएसए है, रमसा की बात करते हैं, सीएसएसटी की बात करते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, एसएसए से सवाल बहुत बनते हैं।
जहां पर सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है 6 to 14 तक के बच्चों को। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षक अभियान, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं जो कि इन दोनों को सपोर्ट करती है। इन दोनों को फंडिंग भी तो कोई करेगा ना, पैसा तो चाहिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, तो फंडिंग यहाँ पर सीएसटी यहाँ पर फंडिंग करती है। इसमें हिंदी में आप पढ़ पाएंगे पॉज करके। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है, यहाँ पर जो भी योजनाएं दी जाती हैं, शिक्षक प्रायोजित परियोजनाएं जितनी भी आती हैं, सबसे पहले यहीं पर लागू की जाती हैं। ठीक है, एसएसए में और रमसा में। स्टेप्स टू बी टेकन क्या है, राइट टू एजुकेशन में क्या क्या जरूरतें हैं कि आपको लगता है कि इसके माध्यम से आप पूरी तरीके से शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। माइनॉरिटीज की जो हम बात करते हैं रिलीजियस में, उनको इसके अंडर लेकर के आना है, जो कि अदर कास्ट में, एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ, मुस्लिम वर्ग के जितने भी बच्चे होते हैं वो मकतबोज और मदरसों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो उनको ये खत्म करके आरटी तक लेके आने की बात रखी गई है कि उनको राइट टू एजुकेशन के माध्यम से पूरी तरीके से शिक्षा दी जाए, है ना, क्वालिटी शिक्षा दी जाए। मोर फोकस ऑन टीचर्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कल हमने एनसीईटी की बात की थी, है ना, डाइट भी इसके अंडर आता है, जहां पर हमने डिस्कस किया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जितनी बेहतर हो सकती हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से स्ट्रेंथन देने की बात यहाँ पर रखी गई थी। क्वालिटी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं है। प्रोफेशनल अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए भी प्रोफेशनली, स्मार्ट बोर्ड का जमाना है तो बिल्कुल चौक बोर्ड को छोड़ करके स्मार्ट एजुकेशन देने की बात करते हैं। सोसाइटी एज अ होल में नीड टू बी सपोर्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विदाउट बाइसेस। ठीक है, जितना ज्यादा आप बाइसेस फ्री रहेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से सपोर्टिव एजुकेशन यहाँ पर दे पाएंगे। ठीक है, ये हिंदी में पढ़ पाएंगे आप, इसमें लेकर के पॉज करके एक बार स्क्रीन को, और जो पीडीएफ मिलेगी तो भी। और समरी की अगर बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा ऑल अबाउट द एक्ट में, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये जेएनके वाला पॉइंट अब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब यूटी बन गया है तो पूरी तरीके से चीजें लागू होंगी यहाँ पर। तो ऑल अबाउट एक्ट में अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है 6 to 14 तक के बच्चों को शिक्षा देना। पार्लियामेंट्री की अगर बात करते हैं तो अगस्त 6 2009 को ये आया और लागू हुआ था 2010 अप्रैल में। स्टार मार्क कर रही हूँ, अगर ऑप्शंस में दोनों सवाल आते हैं तो सही से मार्क करना है आपको। विद द पैसेज ऑफ एक्ट, यानी 135 कंट्रीज में पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर काम किया जा रहा है। 25% रिजर्वेशन के ऊपर हमने बात कर ही ली है। और यहाँ पर जितने भी प्रोविजनल कैपिटेशन फी नहीं ली जाएगी, आप यहाँ पर स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, बच्चों को ये नहीं कह सकते कि भाई अदर कास्ट से बिलोंग करते तो आप स्कूल में नहीं पढ़ाई कर सकते, ये सारी चीजें। और एग्जामिनेशन अंटिल द कॉम्पिटिशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो एक्सपेल्ड होती हैं, रिक्वायर्ड टू पास अ बोर्ड एग्जामिनेशन अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक आप किसी को भी बाइकआउट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट तो सबसे मेंडेशन है, इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, राइट टू एजुकेशन में अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करते हैं, निजी स्कूलों में, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, है ना, प्राइवेट स्कूलों में क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर ना फोकस करके क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। अभ्यास से प्रतिबंधित करता है और कहीं पर कोई दान या कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आईएल में प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा और निष्कासित नहीं किया जाएगा, बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि आजकल आप देखते हैं। यहाँ पर जो हम बात करते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन में, जो कि पहले लेक्चर हमने किया है तो उसमें डिस्कस भी किया है। ये है आपका जरूरी सवाल। राइट टू एजुकेशन में एक्ट 2009 में बात करेंगे, टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो हैज बीन फिक्स्ड ऑफ अ प्राइमरी स्कूल 1, यानी कि 25 बच्चों पे एक टीचर, 30 पे एक, 35 पे एक, 40 पे एक। प्राइमरी की बात के ध्यान रखिएगा, ये तो आप आंसर मुझे देंगे ही देंगे, आप मुझे ये भी बताएंगे कि अपर प्राइमरी में, यहाँ लिख दे रही हूँ, अपर प्राइमरी में सेम ऑप्शंस के साथ, है ना, सेम ऑप्शंस के साथ क्या आंसर होना चाहिए आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और ये है हमारा जो कोर्स देख रहे हैं आप। ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म फी पे करने के बाद यहाँ पर आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, साथ में केस स्टडी की बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। अब तक हमारे 5 मॉक टेस्ट विद 500 क्वेश्चंस विद 5 टेस्ट सीरीज फ्री की गई हैं, उनको आप देख सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। भाषा में हिंदी इंग्लिश तो दे रहे हैं, हिंदी रीजनल आपको दी जा रही है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो बीट द कंपटीशन ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जा करके, और इम्पोर्टेंट लिंक्स को चेक करेंगे तो वहां से आप जा करके देख पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द RTE 2009, काफी इंपॉर्टेंट है। PDF आपको अवेलेबल होगी बीट द कंपटीशन से। और एजुकेशन पॉलिसीज करके एक फोल्डर अवेलेबल हो रहा है आपको NEP 2020 में ऐप के ऊपर, जहां पर मोर ओवर 1962 से लेकर के 2020 तक के सारे एजुकेशन पॉलिसीज को कवर किया गया विद इंपॉर्टेंट एक्ट्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द मॉक एवरीवन ऑन द ऐप, और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।